नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक टीजीटी के सिलेबस के अनुसार ये आपका टॉपिक है, जो आपके इसमें पाचन, अवशोषण, चयापचय टॉपिक है। इसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये जो लगभग जो सारे टॉपिक थे साइंस के, वो आपके पूरे हो चुके हैं। केवल आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम बचा है और उत्सर्जन तंत्र यानी आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम बचा हुआ है इसमें, जो अब मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगी। और जितने मैंने टॉपिक पढ़ा दिया टीजीटी का, वो सारी चीज़ें आप जो है अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। और ये देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पीजीटी यानी जो यूपीपीएससी का जो फॉर्म आया है, उसमें भी पूरा तंत्र पूछा है। तंत्र केवल दे दिया है एक लाइन में। उस तंत्र का मतलब होता है पूरे तंत्र आपको पढ़ने हैं। तो वो तंत्र आपका है जो आपके टीजीटी के जो सिलेबस में वहाँ से आपका मैच कर रहा है। तो जो यूपीपीएससी के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ से देख सकते हैं जो टीजीटी का मैंने कवर कराया है टॉपिक और पीजीटी का जो कवर कराया है टॉपिक। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप इसको देखिए। अब यहाँ पर आज आपके लिए लाइक लेकर के आई हूँ पाचन, अवशोषण, चयापचय। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं पाचन। इसके पहले मैंने इस टॉपिक को कवर भी कर चुकी हूँ, पाचन तंत्र। देखिए, पाचन यहाँ पर एक लाइन में आप पूछा है। तो पाचन क्या होता है? एक रासायनिक क्रिया होती है। पाचन क्या? एक रासायनिक क्रिया होती है जो जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ का मतलब चाहे वो ठोस के रूप में हो, चाहे ठोस के रूप में हो, चाहे वो तरल के रूप में हो। ठोस, अर्ध ठोस या तरल के रूप में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको क्या करना, उनको सरलतम रूप में यानी तरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना ही क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो पाचन का मतलब यह एक रासायनिक क्रिया होती है जो जटिल भोज्य पदार्थ को सरल यानी सरलतम रूप में परिवर्तित करना, यानी जो ठोस पदार्थ है उसको तरल रूप में परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है, जैसे हमारा प्रोटीन है, लास्ट इसकी जो यूनिट होती है किसमें चेंज करती है? अमीनो एसिड में बदल देती है। मैंने इसकी पूरी प्रक्रिया बताया है। जो प्रोटीन होता है, जो पेप्सिन एंजाइम होती है, इसको तोड़ने का काम करती है। पेप्सिन से पेप्टोन, पेप्टोन से पेप्टाइड में चेंज होता है इरेप्सिन प्रोटीन की वजह से। तो यानी ये टोटल जो प्रोटीन प्रक्रिया होने के बाद जो लास्ट हमारा मिलता है, क्या होता है? वो अमीनो एसिड में मिलता है। उसी तरह से मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था। कार्बोहाइड्रेट में हमारा एमाइलेज एंजाइम जो हमारे लार में पाई जाती है, टाइलिन नाम की एंजाइम पाई जाती है। फिर उसके बाद ये एमाइलेज होता है और इसके साथ फिर हमारे आंत में जाता है। आंत में जाने के, छोटी आंत में, अमाशय में, इस तरह जाने के बाद लास्ट किस यूनिट में चेंज हो जाता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में सेव हो जाता है। यानी कहने का मतलब हमारे लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद वो एज ए स्टोर के रूप में रहता है और एनर्जी देने के रूप में ही हमारा ग्लूकोज होता है, जो एनर्जी देने के काम में यूज किया जाता है। अब आता है हमारा वसा। वसा जो है लास्ट यूनिट क्या होती है? फैटी एसिड। तो ये तीनों चीजें आप वैसे भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका आता है प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड, जिसमें लास्ट में टूटता है। और कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? ग्लूकोज होती है। और उसी तरह वसा की इकाई क्या होती है? फैटी एसिड होती है, वसीय अम्ल जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से इसकी जो जिस लास्ट में टूटता है वही उसकी यूनिट के रूप में भी जानी जाती है। तो ये भी चीज आप जानते रहिए। अब आता है हमारा अवशोषण क्या होता है। अब यानी जो यहाँ पर जो कि रासायनिक क्रिया होती है, जो एंजाइम की क्रिया होती है, वो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर टूटते हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया था छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन हो जाता है जो भी भोज्य पदार्थ होता है। उसमें मैंने आपको बताया था टाल एंजाइम मिलती है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। और छोटी आंत में जो एंजाइम मिलती है उसको बोलते हैं स्मेल, यानी आपका सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, और इस तरह से लैक्टेज। ये सारी चीज़ें जो होती हैं भोजन को तोड़ने का काम करती है, लास्ट में उसको इस फॉर्म में तोड़ देती हैं। और जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है, ये हमने आपको बताया था कि जो छोटी आंत होती है उसमें विली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विली पाए जाते हैं, जिनको शोषणांकुर बोलते हैं। शोषणांकुर क्या होते हैं? ये ऐसे इस तरह से उंगली की भांति इस तरह से बने होते हैं, जो क्या करते हैं? भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं। क्या चीज सोख लेते हैं? जो इस फॉर्म में ये चीजें टूटी हुई रहती हैं, वो क्या करती हैं? वो विली के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं। अब वो खींचने के बाद क्या करती है? वो जो उसमें हमारी छोटी आंत में ही रुधिर कोशिकाएं ये हमारी पाई जाती हैं, लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, जो इस अमीनो एसिड को पूरे शरीर में रक्त के द्वारा पहुंचाने का काम करती हैं। यानी रुधिर वाहिनियां, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इन जो टूटते रहते हैं इनको ले जाने का काम करती हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं?
अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी बचे हुए भोज्य पदार्थ को रुधिरवाहिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाना ही अवशोषण कहलाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा चयापचय है। चयापचय को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल किया है, आप में 2-3 वीडियो मैंने बनाया है इस पर, आप जा करके चयापचय टॉपिक को देख लीजिएगा। ये शरीर क्रिया विज्ञान में मिल जाएगा, प्लस आपके टीजीटी में मिल जाएगा, ये आप वहां पे जा करके देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया है मेटाबॉलिज्म एक क्या है, एक रासायनिक क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म क्या है, रासायनिक क्रिया होती है जिसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एक कैटाबॉलिज्म होती है और एनाबॉलिज्म होती है। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इनका हमारे शरीर में उपयोग होना ही क्या कहलाते हैं, चयापचय कहलाते हैं। यानी हमारे पास जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है, इनका शरीर यानी सेल के द्वारा उपयोग करना ही क्या कहलाते हैं, चयापचय। इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन की क्रिया होती है, इससे एनर्जी रिलीज होती है, इससे हमारा ऑक्सीजन मिलता है और उससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज क्या हमें एनर्जी देने का काम करता है। देखो मैंने यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस भी लिख दिया, इससे आपको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म समझ में आ जाएगा। कैटाबॉलिज्म में टूटने की प्रक्रिया होती है और जो एनाबॉलिज्म होता है वो निर्माण की क्रिया होती है, जैसे वृद्धि, विकास और इसके साथ साथ बॉडी का निर्माण होना, ये हमारा एनाबॉलिज्म में आता है। जबकि और इसमें जो हमारा होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये जो कैटाबॉलिज्म की क्रिया होती है ये एक जो होती है डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन होता है, यानी ये देखिए निर्माण की क्रिया को कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, विनष्टकारी या नष्टकारी की क्रिया होती है इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो जो एनाबॉलिज्म होता है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिया होती है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है, निर्माण होता है, और जबकि हमारा कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव होता है। ये दोनों अंतर याद रखना। जो हमारा कैटाबॉलिज्म होता है इसमें एनर्जी ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी जो है रिलीज होती है। अब यहाँ पर क्या है, जब एनर्जी रिलीज होगी तो जो एनाबॉलिज्म की क्रिया होती है, बॉडी में जहां जिस चीज की जरूरत होगी वहां पर वो क्या होती है, उसकी आवश्यकता को एनर्जी के द्वारा एनर्जी बनाता है, तो उस एनर्जी को क्या करता है, उसकी जहां जरूरत होती है उसको ग्रहण करता है। दूसरा यहाँ पर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, किसमें, कैटाबॉलिज्म में, और ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में, यानी जब हमारा शरीर में जब एनर्जी नहीं रहती है तो जो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है वो ग्लूकोज में बदल करके एनर्जी देने का काम करता है। तो यानी ग्लाइकोजन जो है किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज में, और उसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो फैटी एसिड में चेंज होता है। तो ये क्रिया किसमें होती है, कैटाबॉलिज्म। इसी का जस्ट अपोजिट हमारा एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हमारा ये अमीनो एसिड बदला रहता है, ये अमीनो एसिड किसमें बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है, और ये हमारा जो ग्लूकोज बदला है ये ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का काम, यानी हमारे ये निर्माण काम करने का काम, स्टोर करने का काम किसमें होता है, एनाबॉलिज्म की क्रिया में होता है। और ये जो हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है वो ट्राइग्लिसराइड हमारा फैटी एसिड में बदलता है, यहाँ से फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड में बदलता है, यहाँ पर यही ट्राइग्लिसराइड किसमें बदलता है, फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये चीजें हो गई जहाँ पर मैंने आपको बताया दोनों में डिफरेंट। और जो हार्मोन जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एनाबॉलिज्म में आते हैं। जो कॉर्टिसोल आते हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन होते हैं, वो किसमें आते हैं, वो कैटाबॉलिज्म में आते हैं। इन दोनों में अंतर आप याद रखिएगा। तो कैटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है इसमें ब्रेकिंग डाउन होता है, टूट फूट होती है, इसमें निर्माण का काम होता है। और ये जो कैटाबॉलिज्म की क्रिया होती है ये वृद्धावस्था में होती है, और जो एनाबॉलिज्म की क्रिया ज्यादा होती है ये जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, यानी किशोरावस्था और शैशवावस्था में एनाबॉलिज्म की क्रिया उस समय निर्माण की क्रिया होती रहती है। तो एनाबॉलिज्म की क्रिया शैशवावस्था किशोरावस्था में होती है, और कैटाबॉलिज्म की क्रिया कहाँ पर देखी जाती है, वृद्धावस्था में। और दोनों कब बराबर होते हैं, प्रौढ़ावस्था में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों इक्वल होते हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। ब्रेकिंग डाउन से हमें एनर्जी मिलती है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल में चेंज हो जाते हैं, और ये हमारा स्टोर करते हैं एनर्जी को। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आते हैं हमारा एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन क्या है, इसको हम बोलते हैं आत्मसात करना। इसमें क्या होता है, जो पचित भोजन है उस पचित भोजन से ऊर्जा, प्रोटीन और वसा को प्राप्त करना ही क्या कहते हैं, आत्मसात करना या एसिमिलेशन करना है। इसको पूरी तरीके से ग्रहण कर लेना, सेल के द्वारा पूरी तरीके से ग्रहण कर लेना क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। क्या है, मूवमेंट ऑफ द
डाइजेस्टिव फूड इनटू सेल्स। सेल्स में जो मूवमेंट यानी जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है उस मॉलिक्यूल्स को किसे बदलता है, सेल जो है उसमें से मॉलिक्यूल्स को ले लेता है, वो हमारा एसिमिलेशन होता है और जहाँ पर इसकी जरूरत होती है बॉडी में वहाँ उसका यूज करता है, जैसे एनर्जी के देने का काम, ग्रोथ करने का काम, रिपेयर करने का काम। ये सारा क्या है, पचित भोजन से ऊर्जा, प्रोटीन, वसा को ग्रहण करना सेल के द्वारा, ये क्या है एसिमिलेशन। और जहाँ जिस शरीर में जिस चीज की जरूरत हो वहां पर उस चीज को पूरा करना, उसकी पूर्ति करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। अब आते हैं हमारा इगेशन क्या होता है। इगेशन को हिंदी में मल त्याग कहते हैं। क्या कहते हैं इगेशन को? इगेशन को हिंदी में मल त्याग कहते हैं। ये क्या है, ये हमारे सबसे मैंने आपको बताया है पूर्णतः भोजन का पाचन कहाँ पे हो जाता है, छोटी आंत में। यहाँ पर अपचित भोजन होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं और यहाँ पर जो हमारा वाटर होता है वहाँ पर वाटर का जो डाइजेशन होता है बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम। 3 पार्ट बड़ी आंत में भी होता था, मैंने बताया था आपको। और इसमें क्या होता है, जो अपचित भोज्य पदार्थ का किण्वन होता है। किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन की क्रिया होती है और जो मल बन करके मलाशय के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इनस के माध्यम से होकर के, इसी को क्या बोलते हैं, इगेशन। इगेशन का मतलब मल का त्याग करना और इसी को बोलते हैं सिक्रेशन ऑफ द वेस्ट, यानी वेस्ट का निकलना ही इगेशन कहलाता है। तो ये चीजें मैंने आपको बताया, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लेना। डाइजेशन मैंने आपको बता दिया, एब्जॉर्प्शन, उपापचय, एसिमिलेशन और इगेशन। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से चीजें आ जाएंगी। और आपके पीजीटी जो प्रवक्ता भर्ती की डेट है वो भी आ चुकी है। पहला पेपर आपका जून में है और दूसरा पेपर आपका दिसंबर में है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, कहने का मतलब लग जाइए तन और मन से, तभी आपको सफलता मिलेगी। और हमारी वीडियो मैंने जो बनाया है वहां से आप हेल्प लीजिए, प्लस आप बुक से भी आप पढ़िए। ऐसा नहीं है केवल आप बुक से मेरी वीडियो ही देखिए, वीडियो के साथ आप बुक को भी रखिए अपने पास, जिससे वीडियो बुक भी देखते रहिए और वीडियो भी, इससे आपको सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। और प्लस आप नोट्स बनाना मत भूलिएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।